के, ठीक है, कई अंग होते हैं। उसमें से अगर पूछेगा संसद का काम क्या है, सिंपल प्रश्न पूछेगा संसद का काम क्या है, तो आपको बनाना संसद का काम कानून बनाना है। क्या बनाना है? संसद का काम की बात करेंगे, कानून बनाना है। ठीक है, संसद का काम सीधा सीधा होता है विधि निर्माण करना। ठीक है, अब विधि निर्माण करने की प्रक्रिया की बात करेंगे तो अनुच्छेद 107 से लेके 111 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे कोई भी विधि जो होता है वो डायरेक्ट विधि नहीं होता है। सबसे पहले बिल को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो सारा बिल जो होता है विधि नहीं बन पाता। जैसे कि सभी हाल फिलहाल में नारी वाला, नारी को नारी बंधन वाला जो आपने देखा, तो 128 नंबर का बिल था। जी सर। कितने नंबर का बिल था? एक सौ 128 अट्ठाईस नंबर का बिल। बिल था। 106 नंबर का लेकिन बन। वो, ठीक है, 106 में 106 नंबर का ही अधिनियम विधि बना। बन गया। डैट मीन्स 22 गो बिल ऐसे मतलब प्रस्तुत किए गए जो कि मतलब क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब विधि नहीं बन पाया। ठीक है, तो ध्यान रखें जितने भी बिल जो प्रस्तुत किए जाते हैं वो सारे के सारे विधायक नहीं बन पाते। ठीक है, विधायक संसद द्वारा पारित होते हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही अधिनियम बन पाता है। ठीक है, जो भी मतलब विधि की शुरुआत में विधायक जो प्रस्तुत किया जाता है उस पर मतलब अ, अगर मान लीजिए लोकसभा में आता है या फिर राज्यसभा में या किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, डजेंट मैटर, डिपेंड करेगा, मनी बिल तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी होगी और उसे मतलब क्या बना दिया जाएगा, अधिनियम बना दिया अधिनियम। जाएगा। अधिनियम बन अधिनियम। गया, अधिनियम बन गया तो कानून बन गया। ठीक है, ध्यान में रखिए, अब कानून के ऊपर व्यवस्थापिका जो होगी कार्य करेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक दो प्रकार के होते, एक होता है गैर सरकारी, एक होता है सरकारी विधेयक होता है, एक होता है गैर सरकारी विधेयक या प्राइवेट विधेयक। हम बता दिए थे सरकारी विधेयक हमेशा मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। सरकारी विधेयक कौन सा होंगे? तो जो विधेयक को मंत्री के द्वारा प्रस्तुत करेंगे वो आपके सरकारी विधेयक में आते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, देखिए विधायक तो जो भी प्रस्तुत करेगा वो मतलब को करेगा पार्टी के सदस्य के द्वारा ही किया जाएगा। बीजेपी की सरकार है तो विधायक प्रस्तुत करने का काम बीजेपी को, सरकार के पक्ष से ही मतलब विधायक को प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन सरकार के पक्ष में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक वैसे लोग जिनको मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली मतलब एमपी होते हैं। तो अगर एमपी के द्वारा किसी विधायक को अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो उसको गैर सरकारी विधायक कहेंगे या फिर प्राइवेट विधायक उनको कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चाहे वो सदा सत्तारूढ़ दल का ही क्यों ना हो। ठीक है, डजेंट मैटर, सभी धन विधायक सरकारी विधायक होते हैं। ठीक है, जितने भी धन विधायक जो होंगे ना, जितने भी धन विधायक होंगे और सरकारी विधायक होंगे, इसलिए धन विधायक को हमेशा किसी न किसी मंत्री सदस्य के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, धन विधायक को कोई आम संसद नहीं प्रस्तुत कर सकता, जब भी करेगा तो मंत्री ही करेंगे धन विधायक को। ठीक है, इसलिए सारे के सारे धन विधायक क्या होंगे, सरकारी विधायक होंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए, क्लियर समझ गए सरकारी विधायक किसे कहते हैं? चलिए, मंत्री के द्वारा किया गया। एक सेकेंड हाँ, सर। मंत्री के द्वारा जो ही करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होती है सर, वही मतलब धन विधेयक को करेगी। और मिनिस्ट्री और काउंसिल को छोड़कर कोई भी मंत्री रहेगा तो वो मतलब कोई मिनिस्ट्री ये ऑफ जो। काउंसिल में बहुत सारे मंत्री आते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः धन विधायक जनरली भी क्या बोलते हैं, कैबिनेट के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए, गैर सदन में बात करें, संसद सदन में गैर सरकारी विधेयक को पेश करने वाले 1 महीने की पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, गैर सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? एक एक महीने महीने पहले नोटिस पहले। देना जरूरी है। लोकसभा प्राय प्रत्येक शुक्रवार को प्राइवेट विधेयक के लिए कुछ समय देने की परंपरा है। ठीक है, शुक्रवार को प्राइवेट विधेयक के लिए कुछ मतलब क्या है, समय देने की मतलब परंपरा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे साधारण विधेयक जो कानून बनने से पूर्व कई चरणों से गुजरता है। साधारण विधेयक की बात करेंगे, कानून बनाने से पूर्व कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रथम वाचन होता है। ठीक है, पहला वाचन होता है, इसमें क्या होता है, इस चरण में विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया गया है जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते, लोकसभा में, राज्यसभा में, कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें सामान्यतः विधायक पर कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है। तो भाई साहब हम लोग जो है तो इस मैटर का विधेयक लाने वाले हैं, लोगों को बताया जाता है, मतलब इस मैटर का विधेयक जो है सो आने वाला है सदन में। ठीक है, प्रथम वाचन में। द्वितीय वाचन में क्या होता है, इसके अंतर्गत विधायक के सभी उपबंधों पर विस्तृत चर्चा विमर्श होता है। द्वितीय वाचन के अंतर्गत विधायक के 3 उप चरणों से गुजरना पड़ता है। अब बात विवाद की बात करेंगे, डिबेट की बात करेंगे, तो द्वितीय वाचन में होता है, इसमें कई चरण होते हैं, उस चरण से मतलब क्या पड़ता पड़ता है, विधायक को मतलब गुजरना पड़ता है। अब आते हैं तृतीय वाचन, इस चरण में सिर्फ संपूर्ण विधायक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। इस स्तर पर विधायक के अंतर्गत कोई संशोधन नहीं किया जाए, जो भी संशोधन करना है यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाचार में सभी प्रकार के संशोधन हो जाएगा, कैसे रखना है नहीं रखना है। इस संसद सबको जो एक लड़ते जो रहता है ना, इसी में लड़ते रहता है। ठीक है, आपस में जो करते लड़ते जो रहता है, ये द्वितीय वाचन होता है किसी भी विधायक का। तीसरा वाचन में जाएंगे ना तो फाइनल, फुल एंड फाइनल होता है। ठीक है, सारा लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो जाता है, डिबेटिंग वगैरह सब कुछ। अब इसमें जाके बस ये निर्णय लेना है कि मतलब इसको स्वीकार करना है या फिर
अस्वीकार करना है। ठीक है, कितने लोग इसके फेवर में हैं, कितने लोग इसके विरोध में हैं। ठीक है, सर नहीं एक कभी कभी सेकेंड, देखिए कितने लोग ये कैसे डिफाइंड हुआ कौन सा विधेयक साधारण विधेयक है या कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका क्या डिफाइन कर, उसके लिए बस सिंपल है, लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा सो कौन सा विधायक धन विधायक है। रुपया पैसा से तो संबंधित जो लोकसभा विधायक होता है स्पीकर सामान्यतः को ही लोक है। हाँ बिल्कुल, लोकसभा स्पीकर के पास रुपया पैसा से संबंधित विधायक जो ज्यादातर होता है वो धन विधायक होता है। ठीक है, फाइनेंस से संबंधित। ठीक है, तो धन विधायक चलिए को सर डिपेंड मंत्री करता है। करेगा ना सर? हाँ, प्रस्तुत उसको हमेशा मंत्री ही करेगा, सर धन विधायक ये को। लोग गलत यूज भी तो कर सकते हैं, कोई भी साधारण विधेयक होगा उसको बोल देगा सर ये धन विधेयक है, तो कैसे बोल देगा धन विधायक को? ठीक है, अब कोई विधायक जाएगा पेड़ पौधा पर्यावरण से संबंधित जाएगा तो थोड़ी ना बोलेगा सिर्फ धन विधायक है। सर एक क्लियर ऐसा थोड़ी ना करिए सर, होता। गैर गैर हम्म गैर मंत्री सर वो शुक्रवार को ही क्या वो बताया सर, वो थोड़ा क्लियर करिए। ये जो होता है ना, गैर सरकारी विधायक को सामान्यतः शुक्रवार को प्रस्तुत करने की परंपरा है। ठीक है, समझ गया ना, सामान्यतः लोकसभा प्राय टाइम। प्रत्येक शुक्रवार को प्राइवेट विधायक के लिए कुछ समय देने की परंपरा है। ठीक है, इसी दिन प्रस्तुत करने की परंपरा है। ठीक है, ये परंपरा है। ठीक है, देखिए एक तो कानूनी नियम होता ही है। ठीक है, एक होता अपनी अपनी संस्था का मतलब कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। ठीक है, तो उसी तरह लोकसभा का भी अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, इस दिन शुक्रवार को पेश करने की परंपरा है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे यहाँ पे तृतीय बचान हो गया, मतलब 3 बचान से मुख्यतः किसी भी विधायक को क्या होगा, गुजरना पड़ेगा कानून बनने के लिए। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ से, जब यहाँ से तृतीय बचान के द्वारा पास कर दिया गया। ठीक है, पास कर दिया गया, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने वाले विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास ऐसे विधेयक के संबंध में 3 विकल्प होंगे। ठीक है, ये साधारण विधेयक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अगर ये इसी में अगर मान लो मनी बिल तो राष्ट्रपति के पास जाएगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखें, उनसे परमिशन उनको खारिज भी नहीं कर सकते हैं। और ये संविधान संशोधन विधेयक भी अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनको अपना अनुमति देना ही पड़ेगा। ठीक है, इस साधारण विधायक के संदर्भ में 3 विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के, इस पर दरोगा में क्वेश्चन भी पूछा था। पहला, विधायक विधायक को स्वीकार कर सकता है, उसकी स्वीकृति मिलने पर विधायक अधिनियमित बन जाता है। ठीक है, स्वीकार कर लेगा और अपना स्वीकृति दे देंगे और ये अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। बोलोगे सर राष्ट्रपति के पास क्यों जाता है? तो ये लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है, लेकिन तीसरा जो संसद का अंग जो है तो राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अनुमति देने के बाद ही ठीक है वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये। दूसरा नियम क्या आ गया, वो विधायक को रोक सकता है, और रोकने का अर्थ जेबी वीटो तथा पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। ठीक है, विधायक को रोक सकते हैं जेबी वीटो। आप पूछेंगे सर कितने दिन तक रोक सकते हैं? जेबी वीटो और पॉकेट वीटो तक अनियमित समय के लिए। ठीक है, अनलिमिटेड समय के लिए रोक सकते हैं। ठीक है, कोई 14 दिन 15 दिन नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड समय के लिए, कोई समय का वो नहीं है, जितना दिन की जब तक वो रोक के रखेंगे इसके लिए कोई समय की बाध्यता नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हाँ। लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पॉकेट में रख लेंगे, इसलिए इनको जेबी बिटकॉइन पॉकेट बिटकॉइन 1986 में डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में ऐसा सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? जैल सिंह ज्ञानी ना? जैल सिंह ने किया था। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है, तीसरा क्या है, उसमें कुछ संशोधन। ठीक है, उसमें संशोधन के कुछ सुझावों सहित उसे संसद के दोनों सदनों का पुनः विचार के लौटा सकता है। तो भाई साहब थोड़ा देख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि दोनों सदन राष्ट्रपति के सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए विधेयक का पुनः पारित करेंगे तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, दूसरे बार फिर लौटा भी नहीं सकते। ठीक है, तो आई थिंक पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति एक ही बार लौटाते हैं, दूसरा बार नहीं लौटा सकते हैं। अगर दूसरा बार एक ही बार लौटाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं तो 3 कंडीशंस हो गए। एक तो क्या होंगे से एक मतलब क्या करेंगे, उनको अपना परमिशन दे देंगे, स्वीकृति दे देंगे। और दूसरा वाला में क्या होगा, तो दूसरा वाला में वो क्या करेंगे, तो दूसरा वाले में वो करेंगे से भाई साहब जेबी वीटो का प्रयोग कर लेंगे, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लेंगे। और तीसरा वाला में क्या होगा, तीसरा वाले में मतलब पुनः विचार के लिए लौटाएंगे, लेकिन पुनः विचार के लिए लौटाएंगे तो संसद उस पर विचार करेगी। राष्ट्रपति ने जो आदेश दिया है, जो सुझाव जो दिया है, एक्चुअली में सुझाव होता आदेश नहीं होता है, क्योंकि मानने के लिए लोकसभा राज्यसभा बाध्य नहीं है। अगर लोकसभा राज्यसभा उसमें या तो तब्दीली कर दे या फिर उसी रूप में अगर राष्ट्रपति के पास अगर फिर से अगर उसको भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर परमिशन देने के लिए बाध्यता होती है। ठीक है, राष्ट्रपति को उस पर परमिशन अपना देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से विधायक निर्माण की प्रक्रिया संपूर्ण समझी जाती है। आप देखेंगे अनुच्छेद 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, धन विधेयक को मनी बिल कहते हैं। ठीक है, जो कि रुपये पैसे से संबंधित होता है। तो 111 के तहत धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को अधिकार नहीं कि उसे संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकते। क्यों लौटाएंगे? क्योंकि धन विधेयक किनके अनुमति से संसद में प्रस्तुत की जाती है, लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है, किनकी अनुमति से?
राष्ट्रपति की राष्ट्रपति अनुमति से ही प्रस्तुत की जाती है, बिना राष्ट्रपति के परमिशन से नहीं प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से जब प्रस्तुत करेंगे तो एक तरह से देखेंगे राष्ट्रपति के हामी तो पहले ही हो जाती है ना, तो उसके बाद जब हम्म धन विधेयक जब जाता है उनके पास तो उनको अपना सहमति देनी ही पड़ती है, ठीक है, किसी भी प्रक्रिया में। ठीक है, अगर पूछेगा कौन सा अनुच्छेद कहता है कि धन विधेयक के संदर्भ में से राष्ट्रपति धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता, तो अनुच्छेद 111 आपको याद रखना है, ठीक है, समझ गए। आप देखेंगे वित्त विधायक, ठीक है, वित्त विधायक की बात करें इंपॉर्टेंट, इसको फाइनेंस बिल कहते हैं, ठीक है। क्या होता है ये, तो देखेंगे वित्त विधायक उन सभी विधायकों को कहते हैं जिनका संबंध वित्त मामलों से जुड़ा, जैसे सरकार के राजस्व में व्यय से संबंधित विधायक, किसी कर को लगाना है या उसमें परिवर्तन करना आदि वित्त विधायकों का सामान्य विषय है, ठीक है। वित्त विधायक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले धन विधायक अनुच्छेद 110, ये भी वित्त विधायक है, लेकिन सारे के सारे वित्त विधायक धन विधायक नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे धन विधायक वित्त विधायक हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, सारा वित्त विधायक धन विधायक होगा, हम्म नहीं होगा। नहीं सर, और नहीं सर, सारे नहीं होगा। के सारे धन विधायक की बात करेंगे वित्त विधायक होगा, ठीक है, समझे मेरी बात हम्म को। धन जितने भी विधेयक वित्त वित्त विधेयक विधायक हो होंगे, सकता है, जितने भी लेकिन वित्त वित्त विधायक होंगे विधेयक वो धन सारे के विधेयक सारे धन विधायक नहीं हो नहीं सकता, कुछ कुछ होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगा रही है, जितना समझा रहे समझिए। सारा का सारा वित्त विधायक धन विधायक नहीं है, चलिए कुछ वित्त विधायक धन विधायक हो सकता, लेकिन सारा का सारा जितना भी धन विधायक होगा ना, सारा का सारा वित्त विधायक होगा, जी समझ गए। ठीक है। यहाँ पे लिखा प्रत्येक धन विधायक वित्त विधायक होगा, किंतु प्रत्येक वित्त विधायक धन विधायक नहीं हो सकता, ठीक है, समझ गए। तो धन विधायक 110 में है, ये भी एक वित्त विधायक है। वित्त विधायक एक की बात करेंगे तो अनुच्छेद 117 के 1 में भी दिया हुआ है, 117 के 3 में भी दिया है, लेकिन सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा तो बोलेगा वित्त विधायक किसमें है, तो 117 आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अब यहाँ पे बात की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि 108 में है, कहां से लिया गया, ज्वाइंट सेशन का प्रावधान कहां से लिया गया है, ज्वाइंट सेशन कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहां से लिया गया ज्वाइंट सेशन, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। आप देखेंगे संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाई जाती है, क्या परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। तो यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन में अस्वीकार कर दिया जाए, लोकसभा किसी विधेयक को पारित करके भेजा, राज्यसभा बोला भाई साहब हम इस पे अपनी सहमति नहीं देते हैं, तब ऐसे कंडीशन में दोनों में क्या होगा, मतभेद हो गया। यदि विधायक में किए जाने वाले संशोधन के संबंध में दोनों अंतिम रूप से असहमत हो, ठीक है, मान लीजिए बोला से नहीं, किसी मैटर को बोला होना चाहिए राज्यसभा, लोकसभा बोला नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में मतलब विधायक के किसी पार्ट को लेकर, ठीक है, दोनों में क्या मतभेद है, वैसे कंडीशन में, या फिर दूसरा सदन में विधायक प्राप्त होने की तारीख 6 महीने से पूरे विधायक पारित न किया गया। देखिए दूसरा सदन में जाता है तो 6 महीना के अंदर में बताना पड़ता है क्या उसमें उसको, ठीक है, क्या उसमें विचार करना नहीं करना है, पारित करना है कि नहीं करना, अपना सहमति देना है। देखिए राज्यसभा पास करके भेज दिया, लोकसभा 6 महीना तक सोया हुआ, किसी भी तरह की उसने अपनी प्रतिक्रिया नहीं, तो ऐसे कंडीशन में समझा जाएगा से लोकसभा इस चीज को लेकर सहमत नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। अब देखिए संयुक्त बैठक दो ही कंडीशन में बुलाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साधारण विधायक और वित्त विधायक। दुख के साथ कहना पड़ा वित्त विधायक को बहुत लोग धन विधायक के साथ जोड़ देते हैं, अब वित्त विधायक को समझते धन विधायक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाते, तो वित्त विधायक वही समझते धन विधायक बराबर वित्त विधायक, बहुत सारे लोग को समझ कर चलते, लेकिन ध्यान में रखिएगा धन विधायक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, जबकि वित्त विधायक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ठीक है। साथ में साधारण विधायक के संदर्भ में भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संविधान संशोधन विधायक, ठीक है, और धन विधायक, ठीक है, मनी बिल के संदर्भ में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे संदर्भ में संयुक्त क्योंकि सर अधिवेशन का इसमें प्रावधान सर नहीं है, संयुक्त ठीक है। सर बैठक यानी क्यों होगा, यानी कि क्योंकि मतलब हुआ राष्ट्रपति कि बात धन करते हैं। विधेयक, सर धन हम्म, विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होगा, यही ना सर। हाँ यही होगा, ठीक है, धन विधेयक में नहीं होगा और संविधान संशोधन विधेयक में भी नहीं होगा, ठीक है। और दोनों विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाए जिसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक और मनी बिल, तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है, ठीक है। तो एक से दो प्रश्न ये भी प्रश्न बन जाएगा, वो कौन सा विधेयक है जिसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, वही विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन विधेयक और साथ में क्या मनी बिल, ठीक है। धन आप विधेयक देखेंगे यहाँ पे क्या संयुक्त विधायक की बात करेंगे, संयुक्त अधिवेशन की बात करेंगे, तो साधारण विधायक वित्त विधायक के मामलों में राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, आहूत की मतलब बुलाई जाती है। धन विधायक है संविधान संशोधन, हाँ ठीक है, धन विधायक भी संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान
नहीं है, ठीक है। नहीं है। संयुक्त बैठक की कार्यवाहियों का संचालन तथा उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और लोकसभा का अगर अनुपस्थिति रहे तो ऐसा नहीं कि इसमें राज्यसभा का अध्यक्ष मार दीजिएगा, ठीक है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अगर लोकसभा का उपस्थित है तो उपाध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी, राज्यसभा के सभापति नहीं आएंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष आएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए लोकसभा के उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष से इसकी बैठक कराई जाएगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा के सभापति नहीं आएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर नहीं है तो लोकसभा का वाइस स्पीकर वीएस, ठीक है। अगर लोकसभा का वाइस स्पीकर भी नहीं है, ठीक है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति, क्या, राज्यसभा का उपसभापति के द्वारा इसकी बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। राज्यसभा का सभापति किसी भी चीज में नहीं आएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वो सदन में भाग भी नहीं लेंगे, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन के, ये बता दे रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। राज्यसभा का जो सभापति जो होते हैं ना, वो संयुक्त अधिवेशन में एज ए मतलब संसद के तौर पर भी पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि राज्यसभा का सभापति संसद के, ठीक है, अंग नहीं होते हैं, ठीक है, क्या नहीं होते हैं, संसद के अंग नहीं होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जबकि राज्यसभा का उपसभापति जो होगा संयुक्त अधिवेशन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि राज्यसभा का अंग होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति भी पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि संसद के अंग होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन वोटिंग वगैरह का अधिकार नहीं होता। चलिए, यहाँ पे उपाध्यक्ष अनुपस्थित होने पर राज्यसभा का उपसभापति की भूमिका निभाता है। यदि वह भी ना हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों का निर्णय लिया जाता है, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है, निर्णय दिया। लेकिन उपराष्ट्रपति कहीं भी नहीं आएंगे, ध्यान में इसको आपको रखना है। अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा के नियमों के अनुसार संचालित होगा, न कि राज्यसभा के नियम। देखिए, हमारा तो कानून तो है, हर संस्था का एक नियम होता है, ठीक है, हर संस्था का नियम। किसी स्कूल में जाइए तो स्कूल में जाएंगे तो बाहर के कानून, ऐसा बात थोड़ी नहीं स्कूल में फॉलो नहीं होता, स्कूल में फॉलो होता है, लेकिन स्कूल का अपना भी नियम है। क्या नियम है भाई साहब? आपको ड्रेस पहन के आना है, आप अलग ड्रेस में नहीं आ सकते, ठीक है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। तो ये सारी चीज, जैसे आप स्कूल से बाहर निकलते हैं, आप किसी भी ड्रेस में घूमिए, कोई आपको रोक नहीं लगा सकता है, ठीक है, स्वतंत्र विचरण करने का आपका अधिकार है। लेकिन स्कूल में आएंगे तो स्कूल के नियम को पालन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, मतलब हर संस्था का अपना कोड ऑफ कंडक्ट। उसी तरह लोकसभा का भी कुछ नियमावली बनाई गई है। तो इस संयुक्त अधिवेशन की जब भी मतलब चीजें जो होगी, बात विवाद होगा, तो लोकसभा के नियमों के आधार पे होगी, ठीक है। तो ये सारा अभी संयुक्त अधिवेशन कैसे बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, दोनों सदनों की यह संयुक्त अधिवेशन 108 में है, किस किस नियम के अनुसार बुलाएंगे, बैठक कैसे होगी, नहीं होगी, नियम क्या होगा, सारा क्लियर हो गया? या फिर और भी कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, सही है सर। सर दूसरे सदन में कितने दिन के लिए रखा जाता है? क्या कितना दिन के लिए रखा जाता है? कौन सा विधेयक की बात करें, कितना दिन के? सबका अलग अलग होता है। साधारण विधायक को 6 महीना के अंदर में दूसरा सदन को मतलब बताना पड़ेगा वो अपना क्या विचार रखता है। अगर नहीं, अगर दूसरा सदन अगर 6 महीना के अंदर में बताएगा तो समझा जाएगा, तो मतलब उस सदन जो है, तो मतलब इस चीज से मतलब क्या है, मतलब सहमत नहीं है, ठीक है, तो फिर मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है 6 महीना के अंदर में। धन विधायक केवल 14 दिन के अंदर में, अगर नहीं, अगर राज्यसभा उसको अगर रिपोर्ट करती है तो उसी रूप में पारित समझा जाएगा। और भी कोई डाउट? नहीं क्लियर? क्लियर सर, आगे बताइए। चलिए, आप चलेंगे संसद में। बजट 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 साल में कितना बार आता है? 4 बार आता है या फिर 5 बार आता है? एक बार आता है ना। एक बार आता है, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन संविधान में दुख की बात है, कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख आपको नहीं देखने को मिला। अगर बजट से मैं कुछ इतिहास बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बजट इंग्लैंड में प्रस्तुत किया गया था। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वारपोल, ठीक है। रॉबर्ट वारपोल आए, संविधान सदन में घुसे, उन्होंने कुछ कागजात को रखा था, एक मतलब चमड़े की थैली में रखा था, ठीक है। जैसे ही चमड़े की थैली को अपने मेज पर रखते हैं और मतलब कागजात को पढ़ना शुरू करते हैं, तो चमड़े की थैली को जैसे ही खोलते हैं तो सभी सांसद उनका मॉक करते, मजाक में, द बजट ओपन, मतलब चमड़े की थैली खुला गया, ठीक है। अब देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। तो बजट का मतलब होता है चमड़ा का थैली होता है। रॉबर्ट वारपोल सबसे पहले बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। उसी बजट को भारतीय संसदात्मक व्यवस्था में भी अपनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारी जो व्यवस्था जो थी ब्रिटिश व्यवस्था से प्रभावित थी, ठीक है। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का बजट किसने सबसे पहले प्रस्तुत किए, तो सन्मुखम चेट्टी जी ने प्रस्तुत किया था। वैसे भारत बजट जॉन मथाई ने भी प्रस्तुत किया था, कि सन्मुखम चेट्टी जी होते जो कि देश के पहले वित्त मंत्री भी थे, ठीक है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है।
हैं? देसाई नहीं किए थे ना। क्या क्या? सर्वाधिक शिक्षा। बार बजट प्रस्तुत करने का मोरारजी देसाई, ठीक है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंसिंग रिपोर्ट के नाम से आपको चीजें आपको देखने को मिलती है। अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को एक कर्तव्य सौंपा गया है कि वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार को अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाएगा। अब क्या होता है बजट? तो सरकार साल भर काम करती, सरकार भी व्यापार करती है, ठीक है। सरकार क्या करती है? व्यापार करती है, लेकिन व्यापार करने के बाद, ठीक है, उसका क्या फायदा, क्या नफा, क्या नुकसान हुआ, उसको संसद के दोनों पटल पे रखना पड़ेगा, ठीक है। बजट पेश करने के लिए कौन, मतलब केंद्र सरकार को निर्देश जारी करेगी? सरकार को राष्ट्रपति करेंगे। बजट पेश करने से पूर्व सरकार को दोनों सदनों के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत की जाती है, जिसमें पता चलता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में पहले सरकार बजट अनुमान किस हद तक सही रहा। ये बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। कितने दिन पहले? एक दिन पहले। बजट कितने तारीख को? 1 मार्च को बजट आता है ना। कितने तारीख को आता है? 1 फरवरी को। फरवरी में आता इतना है। फरवरी बता दिए क्या? गलती बता दिए, ठीक है। 1 फरवरी को बजट है, 1 मार्च बता रहा हूँ, ठीक है। 1 फरवरी को आता है, ठीक है। एक दिन पहले आपको, ठीक है, एक दिन पहले क्या होगा? 1 फरवरी से एक दिन पहले 31 मार्च, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर, जनवरी में वाह ना। क्या बात है। अरे 31 जनवरी, ठीक है। 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे में सरकार अपने बजट को जस्टिफाई करती है, से पिछले साल जो आपने जो बजट जो प्रस्तुत किया और किस हद तक सही रहा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ गए? तो इस तरीके से एक दिन पहले बजट इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करने की मतलब है। हमारे एग्जाम के पॉइंट से बजट के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा, इस साल का आने ही वाला होगा कुछ दिन के बाद, तो फिर आप लोगों को करा दिया जाएगा, ठीक है। साल भर के लिए फिक्स हो जाता। अब बजट में दो तरह के वे अलग अलग दिखाए जाते हैं। एक भारत के संचित निधि पे भारित हुए, ठीक है। भारत के संचित निधि, रिजर्व फंड जो होता है सो, अब भारत की संचित निधि से किए जाने वाला अन्य हुए, ठीक है। इन दोनों में अंतर यह है कि संचित निधि पे भारित हुए के संबंध में कोई मतदान नहीं कराया जाता, इन पर केवल चर्चा की जा सकती है। शेष व्यय के संबंध में संसद में चर्चा भी होती है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया, थोड़ा सा इसको जरा समझ लीजिएगा। यहाँ पे विधायक किस प्रकार से है, ठीक है, इसको जरा समझिएगा, ठीक है। देखिए, क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है साधारण विधायक में? नहीं जरूरी है। धन विधायक में हाँ जरूरी है। वित्तीय विधायक 1 में जरूरी है। वित्तीय विधायक 2 में नहीं है। संविधान संशोधन विधायक में संविधान संशोधन विधायक में नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कौन से सदन में पेश किया? साधारण विधायक को किसी भी सदन में, धन विधायक को केवल लोकसभा में, वित्तीय विधायक को लोकसभा में, वित्तीय विधायक 2 की बात करेंगे तो किसी भी सदन में, ठीक है। संविधान संशोधन विधायक किसी भी सदन में जाएगा। किस प्रकार के बहुमत की अपेक्षा की जाती है? साधारण विधायक में साधारण बहुमत, धन विधायक में साधारण बहुमत, पर ध्यान में रखेंगे वित्तीय विधायक में साधारण बहुमत, ठीक है। वित्तीय विधायक 2 में साधारण बहुमत, लेकिन केवल संविधान संशोधन विधायक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान संशोधन में क्या होगा? बहुमत होगा, वो विशेष बहुमत, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से आपको संविधान संशोधन विधायक को प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को क्या शक्ति है, ठीक है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को क्या शक्ति है? साधारण विधायक के मामले में बराबर शक्ति है, ठीक है, किसी भी तरह का कम और अधिक नहीं है। राज्यसभा इस विधायक को अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, ठीक है। अधिकतम संयुक्त बैठक के राज्यसभा कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। संयुक्त बैठक में क्या होता है? साधारण विधायक में राज्यसभा कमजोर पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? कि संयुक्त बैठक में सारे का मत का संख्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। लोकसभा की मतों की लोकसभा की संख्या ज्यादा है तो उनका मत की संख्या अधिक हो जाएगा, तो राज्यसभा का कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी संख्या सीधे लोकसभा की संख्या के तुलना में क्या है? अप्रोक्स आधा है, ठीक है। क्या है? अप्रोक्स क्या है? आधा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है? आधा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। आप चलेंगे यहाँ पे धन विधायक के मामले में क्या होगा? तो नहीं के बराबर, ठीक है। इसको कोई भी पावर नहीं है राज्यसभा को। शक्तियां राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है एवं अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है। आप बोलेंगे साधारण विधायक को राज्यसभा कितने दिन तक अपना विचार देने के लिए समय दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 6 महीना, जबकि धन विधायक में केवल 14 दिन, ठीक है। वित्त विधायक के मामले में बराबर है, किंतु संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा फिर से मतलब क्या हो जाएगी? कमजोर पड़ जाएगी। क्यों कमजोर पड़ जाएगी? क्योंकि राज्यसभा का अधिकतम संख्या कितना है? अभी वर्तमान में तो 245 ही सीट ही है। और यहाँ पे देखेंगे तो भाई साहब 545 सीट राज्य लोकसभा का है, तो देखिए 300 सीटों के अंतर से, ठीक है, समझ रहे हैं ना। वित्तीय विधायक में बराबर है, किंतु संयुक्त अधिवेशन राज्यसभा संयुक्त कमजोर पड़ जाती है, ध्यान में रखिएगा। संविधान संशोधन विधायक में एकदम बराबर है, क्योंकि दोनों विधायकों को दोनों सदन में पृथक पृथक करके पारित होना आवश्यक है। इस मामले में संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। साधारण विधायक में संयुक्त बैठक नहीं है, और किस विधायक में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है? क्या बताएंगे? धन विधेयक।
धन या विधायक, धन वेरी गुड, ठीक है। विधेयक था। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के पास साधारण विधायक के मामले में क्या है, सभी प्रकार के 3 प्रकार का विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धन विधायक के मामले में, ठीक है, पुनः विचार नहीं करा सकता, अनुच्छेद 111 कहता है किसी भी प्रकार का पुनः विचार नहीं कर सकता। वित्त विधायक में सभी प्रकार का विकल्प उपलब्ध है। वित्त विधायक 2 के मामले में सभी प्रकार का विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, यही प्रश्न संविधान संशोधन विधायक से इस बार दरोगा वाले ने पूछा। बहुत सारे लोगों ने गलती किया, इनमें से ऑल वगैरह मार्कर आए, क्या क्या किया। ठीक है, अनुमति देने के लिए बाध्यता है 24वें संविधान से 1971 में। ठीक है, अनुमति देने के लिए इनको बाध्य कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिए, संविधान संशोधन विधायक के मामले में राष्ट्रपति को अनुमति देना बाध्यता है। ठीक है, संयुक्त बैठक हो सकता है, साधारण विधायक में हो सकता है, धन विधायक में नहीं हो सकता है। ठीक है, वित्तीय विधायक 1 में हो सकता है, वित्तीय विधायक 2 में भी हो सकता है। संविधान संशोधन विधायक में संयुक्त बैठक नहीं हो सकता। आप चलेंगे, क्या साधारण विधायक का संविधान में कोई जिक्र किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा भाई साहब, कोई जिक्र नहीं है संविधान में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धन विधायक का जिक्र है तो आर्टिकल 110 जो है धन विधायक को परिभाषित करती है। वित्त विधायक 1 की बात करें तो 117 का 1 में है। ठीक है, वित्त विधायक 2 की बात करें 117 के 3 में है। ठीक है, क्या आप बात के संविधान संशोधन विधायक तो आप लोग जानते हैं 368 में दिया हुआ है संविधान संशोधन विधायक, जो कि किस देश के संविधान से लिया हुआ है? तो साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है दक्षिण संविधान अफ्रीका। संशोधन विधायक। ठीक है, इतना आपको फैक्ट को क्या रखने हैं, याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे थे? सर कहाँ पे एक थे? सेकेंड, यहाँ पे थे, क्वेश्चन ठीक। था कि कोई भी हम्म। विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक या वित्त विधेयक 2 है, ये इसका डिसीजन लेता है लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। नहीं, धन विधायक के संदर्भ में केवल लोकसभा के अध्यक्ष को मतलब निर्णय लेने की वो होती है। ठीक है। नहीं नहीं, ये कैसे ठीक है, प्रपोजल कैसे आएगा वो पूछ रहे हैं कि मतलब कोई भी विधेयक ये रुपया पैसा से संबंधित जो विधायक जो रहेगा, जैसे मनी के बारे में बात की होगी, ठीक है, उसके तो संदर्भ ये में सीधा कैटेगरी सीधा। कैसे ठीक है, डिफाइंड होगा सर? वित्त विधेयक 1 कौन है, वित्त विधेयक 2 कौन है, ये कैसे कैटेगरी डिवाइड होगा? इसका प्रावधान होता है, मतलब इसका डिफिनेशन है, हम बता देंगे। ठीक है, जैसे कौन सा मतलब वित्त विधायक है, कौन सा मतलब ये है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, कैसे बताऊं, जैसे मान लीजिए किसी मतलब कोई संस्था है। ठीक है, वो तो सर संसद न तय करेगी कि कौन सा हाँ, वित्त विधेयक है, कौन धन हाँ, विधेयक है। वित्त विधायक धन विधायक के संसद तय करती है। ठीक है, ध्यान रखिए, दोनों को समझ। जैसे मान लीजिए कोई संस्था है, उस संस्था को कुछ फंड देना है, ये वित्त विधायक हम्म, में आ जाएगा। ठीक है, अच्छी लेकिन बात। भारत सरकार कितना पैसा का वे इस साल करेगी, ये धन विधायक में आएगा। जी। ठीक है, जितना भी मौनी से सम्मानित सब टोटल धन विधेयक होगा सर। टोटल धन विधायक में आएगा। सरकार प्लान करेगी पैसों को लेकर, वो धन विधायक में आएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे इसको। थोड़ा सा और भी इसमें रह गया था, कहाँ, यहीं तक हुआ था ना? हाँ, यहाँ पे तो भारत में संचित निधि में किए जाने वाला अन्य व्यय, इन दोनों में अंतर यह है कि संचित निधि पे भारित व्यय के संबंध में कोई मतदान नहीं करा जा सकता, इनमें केवल चर्चा की जा सकती है। शेष व्यय के संबंध में संसद में चर्चा होती है और उनका लोकसभा में मतदान द्वारा पारित होना भी जरूरी होता है। भारित व्यय क्या होता है? ऐसे व्यय शामिल किए जाते हैं जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का वेतन आदि से सुरक्षा से जीरो है। ठीक है, क्योंकि संवैधानिक पद पे कौन है? तो संवैधानिक भाई स्पीकर साहब हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएंगे, राष्ट्रपति को सैलरी मिलता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे भारित हुए हैं। ठीक है, इसका जिम्मेवारी सरकार के ऊपर होता है। ठीक है, या सरकार की साख को प्रभावित करते इन व्ययों को राजनीतिक दबाव से दूर रखने के लिए व्यवस्था की गई कि इन पर मतदान नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब नीचे थोड़ा और भी कुछ बातें रह गई। कुछ कुछ संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, जबकि संवैधानिक ढांचे से जुड़े विधेयक से इनके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बहुमत होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा विधायक होता है जो कि मतलब संवैधानिक ढांचे से जुड़ा हुआ है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब आपको प्रक्रिया को बदलना है, ऐसे कंडीशन में आधे से अधिक राज्यों से भी मतलब आपको क्या लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। सभी उपलब्ध विकल्प का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति विधेयक स्वीकार कर सकता है, खारिज भी कर सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग भी कर सकता है तथा कुछ सुझावों सहित पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। लोकसभा के तुलना में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण संयुक्त अधिवेशन में बच्चा का नुकसान हो जाता है। ठीक है, मतलब कम पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है लोकसभा का संख्या ज्यादा है तो उसके मत का वैल्यू 1 रहेगा, राज्यसभा का संख्या क्या है, कम है, तो उसको मत का वैल्यू 2 रहेगा। नहीं, ठीक है, क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब संयुक्त अधिवेशन होगी तो राज्यसभा मतलब क्या पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि इनकी संख्या मतलब क्या है, सीधे लोकसभा की संख्या से कितना हो जाएगा, सीधे आधी पड़ जाएगी। तो बताए संयुक्त अधिवेशन में कभी भी राज्यसभा जीतेगा? नहीं। कभी भी नहीं जीतेगा। अगर सारा अगर विरोध में अगर वोट कर देना तो भी मतलब लोकसभा जीत जाएगा। सर अगर तो लोकसभा गलत है। जीत ही जाएगी तो फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाई क्यों जाती है? अब ये तो जिसने संविधान बनाया उसे पूछना पड़ेगा।
सब नहीं तो मतलब मनमानी ये तो लेकिन पता है कि लोकसभा जो में अगर ज्यादा रहता बात है। जो प्रक्रिया जो है उसके हिसाब से अगर बात करें तो संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा कभी भी मतलब ठीक है लोकसभा वो नहीं करेगी। जनता का होता है ना, इसीलिए सर इसी को ज्यादा प्राइवेसी दिया गया है क्या सर इसका। राज्यसभा किसका होता है, ठीक है, जापान के आदमी का होता है, वो भी जनता का ही होता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ज्यादातर लोगों का प्रतिनिधित्व अगर देखेंगे तो राज्यसभा करती है। राज्यसभा प्रॉपर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। राज्यसभा का लोकसभा बहुत महत्व है। राज्यसभा राज्य के मामले में, ठीक है, अगर जनता का राज्य का हिस्सा है तो उस मामले में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। चलिए, हाल में किए गए बड़े बदलाव वाले निर्णय के तहत केंद्र सरकार वार्षिक आम बजट फरवरी के अंत की परंपरा तारीख के एक महीने पहले पेश करने के लिए किए जाने वाले वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही रेल बजट को अलग बजट से पेश करने की परंपरा समाप्त करके आम बजट में उसको मिला दिया गया। सबसे पहले एक बार समिति जो थी, ठीक है, 1925 में आई थी। 1925 में एक बार समिति ने बोला था भाई साहब रेल बजट को आम बजट से क्या करो, 24-25 में आई थी अलग करने के लिए, ठीक है। फिर जाकर मोदी जी की सरकार आई, कौन सा विवेक देवराय थी, कौन सी समिति थी जिसने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया, क्या नाम था, विवेक देवराय। विवेक देवराय। ठीक है सर, 2017 में ठीक विवेक है। देवराय सिंह की। ठीक है, इसने बोला था भाई साहब रेल बजट को आम बजट से क्या करना चाहिए, ठीक है, मिला देना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, कुछ फैक्ट है उसको भी जरा देखेंगे। बजट पारित करने की प्रक्रिया देखेंगे तो संसद द्वारा बजट पारित करने की प्रक्रिया सामान्यतः निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरती है। पहला, बजट की प्रस्तुति सर्वप्रथम लोकसभा में होता है। बजट में आम बहस होती है। लेखा अनुदान पारित किया जाता है। सामान्यतः साल भर में कुल खर्चों के अनुमान के आधार पर 2 महीनों के व्यय के लिए, ठीक है, अग्रिम संचित निधि के रूप में सरकार को दी जाती है। इसे लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर मान लीजिए बजट वगैरह सब कुछ अगर प्रस्तुत हो गया लेकिन 2 महीना का एक्स्ट्रा खर्च सरकार अपना रिजर्व करके चलती है, ठीक है सर, किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो फंड के साथ इशू नहीं हो, इसलिए वोट ऑन अकाउंट लेखा अनुदान, ठीक है। क्या होता है लेखा अनुदान, मतलब मान लीजिए साल भर का बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक है, लेकिन सरकार 2 महीना का एक्स्ट्रा खर्च रिजर्व लेके चलती है, जैसे हम लोग भी करते हैं ना, अपना पूरा महीना का खर्च निकाल के कुछ एक्स्ट्रा पैसा रख लेते हैं, उसी तरह 2 महीना के लिए लेखा अनुदान, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वोटर अकाउंट कितना 2 महीना के लिए होता है, इसको लेखा अनुदान कहते हैं। संचित निधि के रूप में सरकार को दी जाती है, ठीक है, रिजर्व फंड के तौर पर दिया जाता है। विभागीय समिति के द्वारा मांगों की जांच होती है, ठीक है। जैसे विभाग, जैसे मतलब रक्षा मंत्रालय बोला से भाई साहब इस बार मेरे को 32,000 करोड़ रुपया चाहिए डिफेंस सेक्टर में खर्च करने के लिए, बहुत स्थिति खराब चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार जो बजट में तय करेगी से क्या 32,000 करोड़ डिफेंस के लिए मांगा गया सही है कि नहीं है। सरकार हो सकता है इसकी जांच करेगी, देखेगी हाँ रक्षा विभाग को जरूरी है तो इसको इतना पैसा दे भी देगी। कम भी कर सकती है, अगर लगेगा से नहीं बहुत कम माना है, थोड़ा सा और इस सेक्टर में वृद्धि होना चाहिए तो उसको ज्यादा भी दे सकती है, ठीक है। तो कौन जितना भी विभाग है, रेल विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, फाइनेंस हो गया, फाइनेंस बोल रहा हूँ, रेल विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान हो गया, तो इस सब अपना डिमांड कर सकती है, ठीक है। विभागीय समितियों द्वारा अनुदान मांगों की जांच करके, ठीक है, अपनी रिपोर्टों को सदन में प्रस्तुत करेगी, ठीक है। इसीलिए देखिए कभी कभी चर्चा में ये होता है सरकार ने रक्षा का बजट कट किया, सरकार ने शिक्षा का बजट कट किया, फिर सरकार ने शिक्षा का बजट पिछले साल की तुलना में 10% बढ़ा दिया, 12% बढ़ा दिया, ठीक है। तो हम लोग जब बजट जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हुए लिखा रहेगा शिक्षा का बजट पिछले साल जो था 32,000 करोड़ था, इस पर सरकार ने उसको 34,000 करोड़ कर दिया, ठीक है। तो इसमें वृद्धि भी हम लोग को याद करना पड़ता है कितना पिछले बार की तुलना में कितना बढ़ गया, अप्रोक्स बता रहा हूँ, ठीक है। 10% बढ़ गया, 12% बढ़ गया, तो वो भी हमको याद करना पड़ता है, ठीक है। अनुदान संबंधी मांगों पे मतदान की, ठीक, वो भी बात होती है। उसके बाद कटौती प्रस्ताव, ठीक है, कटौती प्रस्ताव 1 रुपया होता है, ठीक है। लेकिन क्या कटौती प्रस्ताव क्या होता है, तो आमतौर पर विपक्षी दल अनुदान संबंधी मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करते, सरकार की मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करने का तरीका कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है। कटौती प्रस्ताव भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है, मतलब सरकार ने जो मतलब विपक्षी दल के खिलाफ मतलब कटौती प्रस्ताव लाते, इसमें क्या होता है, सबसे पहले नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना, इसमें मांग की राशि को 1 रुपया करने को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आर्थिक कटौती प्रस्ताव क्या होता है, इसमें नीति के प्रति नहीं बल्कि मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। इसमें मांगी गई राशि को एक निश्चित सीमा तक कम करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। एक होता है नीतिगत हो गया, आर्थिक हो गया। तीसरा कटौती जो होता है ना सांकेतिक होता है।
सांकेतिक होता है, इसमें क्या होता है, इस प्रस्ताव का उद्देश्य सिर्फ अपनी असहमति का प्रदर्शन करना होता है। इसमें मांग की राशि में 100 रुपया कम करने को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव। विपक्षी दल के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा सरकार को किसी भी अनुदान के संदर्भ में निंदा करने के लिए। 3 प्रकार का नीतिगत होता है, एक आर्थिक होता है, एक सांकेतिक कटौती होता है। सांकेतिक कटौती 100 रुपया तक कम करने पे, नीतिगत में 1 रुपया करने को कहा जाता है, और आर्थिक में कोई पैसा नहीं होता, इसमें नीति के प्रति नहीं बल्कि मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। ठीक है, किसमें आएगा, तो ये आर्थिक कटौती के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, टर्मोलॉजी है, सब समझना पड़ेगा। ठीक है, विनियोग विधेयक का पारित होना, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, विनियोग विधेयक। ठीक है, आप चलिए संविधान का अनुच्छेद 114 क्या कहता है, तो देखेंगे संविधान के पास मतलब सरकार के पास एक अपना फंड होता है जो संचित निधि कहते हैं। ठीक है, इसमें से पैसा निकाला जाता है। संविधान के अनुच्छेद 114 में कहा गया संचित निधि से कोई भी राशि विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाएगा। अब ऐसे सरकार किसी भी फंड को संचित निधि से नहीं निकाल सकती है, इसीलिए एक प्रक्रिया के तहत ही पैसा निकालना पड़ेगा जो कि विनियोग विधेयक है। ठीक है, तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए सरकार विनियोग विधेयक का मतलब क्या करेगी, प्रयोग करेगी। ठीक है, किसी और तरीके से विनियोग धन विधेयक होता है, इसलिए उस धन पर विधेयक के सभी नियम लागू होते हैं। ठीक है, अब विनियोग विधेयक ऐसा विधेयक होता है, धन विधेयक होता है। ठीक है, और जब धन विधेयक हो गया तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए किसकी परमिशन चाहिए, ये सर प्रेसिडेंट नहीं, संसद। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद का पर्सन। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसलिए इस विधेयक, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरा, वित्त विधेयक का पारित होना। आगामी वित्त वर्ष के संदर्भ में सरकार बजट संबंधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए धन विधेयक वित्त मंत्री के बजट भाषण का लोकसभा प्रस्तुत किया जाता है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये धन विधेयक को, ठीक है, प्रस्तुत कौन करेगा, वित्त मंत्री सामान्य तौर पे कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वित्त मंत्री अगर उपस्थित नहीं है, जैसे कि एक बार वित्त विधेयक को, ठीक है, क्या नाम था इनका, इनका देहांत हो गया, अरुण जेटली उपस्थित नहीं थे। ठीक है, अरुण जेटली उपस्थित नहीं तो हॉस्पिटल में थे, लेकिन वित्त मंत्री वही थे, तो किसी दूसरे मंत्री ने भी प्रस्तुत कर दिया था। तो सामान्यतः जो धन विधेयक को वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अगर वो उपस्थित नहीं तो कैबिनेट स्तर का मंत्री प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सारे प्रश्न थे, आप देखेंगे। सर एक क्वेश्चन, और लेखा अनुदान सर कौन देखता है? लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। मान लीजिए किसी सरकार को मान लीजिए 1 साल के लिए बजट का पैसा मिला। ठीक है, 1 साल के लिए बजट का पैसा मिला। ठीक है, जैसे मान लीजिए घर से 3,000 रुपया आपको मिला, लेकिन आपने 3,000 रुपया, ठीक है, 28 दिन के अंदर में ही खत्म कर दिया। अब आपको 2 से 3 दिन से 28 दिन थोड़ा जल्दी बता दिए, 2 दिन तो भूखे भी रह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 20 दिन के अंदर में आपने खर्चा कर दिया, आपको 10 दिन और रहना है। ठीक है, सुन लीजिए 1 मिनट, हम समझा दे रहे, नहीं समझ में आएगा फिर बोलिएगा, बीच में मत रुकिए। ठीक है, अगर 20 दिन में ही आपने उस पैसा को खत्म कर दिया, ठीक है, जो घर से आपको मिला था 1 महीना चलाने के लिए, ठीक है, तो 10 दिन आप कैसा चलाओगे, तो 10 दिन के चलाने के लिए आपके पास कोई रिजर्व फंड होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वोट एंड अकाउंट में क्या होता है ना, सरकार को बजट में जो पैसा जो दिया जाता है वो 1 साल के लिए होता है। ठीक है, लेकिन सरकार अगर उस पैसा को पहले अगर समाप्त कर देते हैं, 2 महीना का रिजर्व फंड होता है, जिसको वोट एंड अकाउंट से पैसा निकाल के 2 महीना के लिए रिजर्व फंड को गवर्नमेंट अपने पास रखती है। ठीक है, ताकि बजट के साथ अगर कोई इशू हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जो कि बजट में जो राशि जो सरकार को जो अलॉट जो हुआ है, ठीक है, वो पहला ही मतलब क्या समाप्त हो गया, तो वैसे कंडीशन में रिजर्व फंड से सरकार उस पैसा का प्रयोग करेगी, क्योंकि बार बार आप पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, एक बार आपको पैसा अलॉट हो गया वो फिर नेक्स्ट ईयर ही आपको मिलेगा सरकार को काम करने के लिए। ठीक है, लेकिन बीच में अगर किसी भी तरह का परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाता है, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो वोट एंड अकाउंट के माध्यम से जो पैसा जो निकाला जाता है 2 महीना का जो रिजर्व फंड होता है उससे पैसा का काम करती है। ठीक है, यही प्रक्रिया है। आप बताइए, अब इसमें क्या नहीं समझ में आया? ना आ गया सर। तो यही ना, सुनेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, बीच बीच में अपना प्रतिक्रिया देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ को अपने पे लेके, बजट को समझना है ना तो खुद पे लेके समझिए। बजट, इंसान का भी अपना एक पर्सनल बजट होता है। नहीं बोल रहा है बजट खराब हो जाएगा यार, मतलब इसमें खर्चा कर देंगे तो नहीं जा सकते मूवी देखने, बजट खराब हो जाएगा। क्या है बजट? आपका बजट जो घर से पैसा जो आपको मिलता है वो आपका बजट है। 5,000 रुपया आपको जो घर से जो मिला बजट है। ठीक है, इसमें आपको पता है हमको 3,000 रुपया रूम रेंट देना है, 2,000 रुपया में खाना खाना है। आप इसको एक्स्ट्रा पैसा को उल्टा जगह पे खत्म करेंगे तो फिर आपको पैसा तो आपको घर से 1 महीना के बाद ही आना है ना।
तो सरकार को जो पैसा मिलता है बजट में मिलता है 1 साल के बाद मिलता है। अब बीच में अगर सरकार ने कुछ उल्टा सीधा काम किया, अगर उनका अगर बजट अगर खराब हुआ तो फिर वोटर अकाउंट के तहत पैसा निकालते हैं, जो कि सरकार और 2 महीना का फंड लेके ऑलरेडी चलती है। ठीक है, जिसको विनियोग विधायक कहते हैं, यही होता है। चलिए, क्योंकि इस बीच में बड़ा 6 महीना पे, मान लीजिए सरकार का पैसा 9 महीना पे खत्म हो गया, तो बीच में क्या फिर से सरकार साल भर से पहले ही बजट प्रस्तुत कर देगी, इसलिए हमको पैसा चाहिए, पैसा हमको निकालना है, क्योंकि पैसा तो भाई देश का पैसा, कोविड के पैसा पैसा कैसे भी अपने मन से पैसा नहीं निकाल सकते, एक प्रक्रिया के तहत ही पैसा निकलेगी। सर कोविड-19 के टाइम को विनियोग विधेयक का तो यूज बहुत हुआ होगा। विनियोग विधायक कोविड-19 के समय नहीं पता हुआ था कि नहीं, हम कोई करंट का क्वेश्चन तो छोड़ नहीं इसको, कब विनियोग विधेयक प्रस्तुत हुआ नहीं, बस इतना समय विनियोग विधेयक होता क्या है बस इतना जान लीजिए। ठीक है, अब कब किया था नहीं किया था वो नहीं, किस परिस्थिति में हो सकता है, सरकार का जब बजट सरकार का बजट से जब अधिक पैसा खर्चा हो वैसे कंडीशन में उसका प्रयोग किया जाता है। ये विनियोग विधेयक से हमारा सेविंग होगा किया ना। जाएगा तो उसके एक कुछ तरह दिन से बाद विनियोग विधेयक भी पेश किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, खर्च होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। पूरा नहीं करना पड़ेगा, अलग से कोविड-19 में तो बीच बीच में पैसा की जरूरत हो रहा है, हर 10 दिन पे पैसा निकालेंगे उसमें से हैं। ये बोल सकते हैं अगर वैसे पैसे आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 क्या आकस्मिक घटना है, आकस्मिक निधि से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के परमिशन के साथ। ठीक है, उसको बार बार संसद वगैरह इसमें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। कोविड-19 क्या आकस्मिक है, देश में सूखा पड़ जाए, देश में आपदा पड़ जाए, देश में कुछ ऐसा चीज हो जाता है, वैसे कहने हमारे एक फंड और भी आकस्मिक निधि वाला फंड है ना। आकस्मिक निधि क्यों बनाया गया है, इसी से परिस्थिति को देखते हुए ना बनाया गया, लेकिन उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते, उसमें पैसा निकालने के लिए किनसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो मोदी तो अपना मोदी केयर्स फंड्स निकाले थे। अरे आपका जो प्रश्न जो रहता है ना, थोड़ा क्या बोलूं मैं, ठीक है, चांद पे नहीं शुक्र पे जाने वाला प्रश्न रहता है। मोदी क्या किया था नहीं, कोई हमको उससे मतलब नहीं, हमको संवैधानिक प्रावधान को पढ़ना, बस उसी में रहिए, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, चलिए अब आते हैं भारत की संचित निधि। ठीक है, मोदी केयर फंड, ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री का जो फंड होता है संवैधानिक फंड नहीं होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री अपने बिहार पे बनाती है, वो मोदी केयर फंड उसको बना दिया गया था, वो प्रधानमंत्री, पहले तो नाम ही आपका गलत है, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड था, मोदी केयर फंड नहीं था वो। ठीक है, अब वो कोई सरकारी फंड नहीं होता है। ठीक है, देश के जनता, देश के इंडस्ट्रियल ये सब मतलब उसमें अपना योगदान देते हैं। ठीक है, पीएम केयर फंड उसका नाम है, मोदी केयर फंड नहीं है वो, और वो भी पार्टी फंड्स नहीं है वो। ठीक है, ये सब दिमाग में अगर चलो पार्टी फंड से ये सब है तो गलत है। ठीक है, पीएम केयर्स फंड है वो, जिसमें देश की जनता या फिर कोई भी लोग दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जो भी जमा कर सकते हैं। हम 101 टका दिए थे सर। हम भी दिए थे, हम हम तो दिए थे। 111 रुपया दिए थे। ठीक है, वो कोई वो हम संवैधानिक 1 रुपया फंड नहीं है वो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसमें तरह विवाद के- इसलिए आया था क्योंकि आरटीआई के अंतर्गत शायद वो नहीं आता है वो। ठीक है, सरकार ने उसका डाटा देने से शायद इनकार कर दिया था। उसका डाटा नहीं दिया था इसलिए ये। चलिए ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे संचित निधि क्या है। ठीक है, संचित निधि किस आर्टिकल्स में देखने को मिलता है, 266। 167। बिल्कुल 266 में आपको देखने को मिलेगा संचित निधि। भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला सारा राजस्व तथा सरकार द्वारा हुंडिया निर्गमित करने, उधार द्वारा अर्थोपरा अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधारों का प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशि भारत का संचित निधि में जमा होता है। ठीक है, सरकार से जो किसी देश से पैसा लेती है सरकार, जो अपना कमाती वगैरह, सब किस में जाएगा, तो संचित निधि वगैरह में जाएगा। आर्टिकल्स याद रखिए, बहुत सुंदर है आर्टिकल्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। कौन सा है, संचित निधि 266। ठीक है, 266। भारत का लोक लेखा 266 के में संचित निधि से जो राशि शामिल होती है उनके अलावा सभी सार्वजनिक राशि भारत के लोक लेखा में जमा होती है। मोटे तौर पर इसका संबंध बैंक जमा राशि, बजट, भविष्य निधि जमा राशियों इत्यादि से मतलब संबंधित होता है कि भारत का लोक लेखा राशि। अब देखिए ये जो आर्टिकल है कई बार एग्जाम में पूछा, आकस्मिक निधि, अब आपका कोविड वाला प्रश्न आ जाएगा इसमें। ठीक है, जब किसी आकस्मिक खर्च के लिए संसद ने सरकार को प्राधिकृत न किया हो, ठीक है, तब तक राष्ट्रपति इसमें से आवश्यक राशि धनराशि को अग्रिम तौर पे दे सकेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब संसद के पास पैसा नहीं है, ठीक है, पहले से पैसा नहीं है, कुछ ऐसा समस्या उत्पन्न हो गया
ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति आवश्यक राशि को सरकार को अग्रिम तौर पे दे सकता है। राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। ठीक है, इस राशि के बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। ठीक है, बाद में इस राशि को संसद द्वारा वैलिड करवाया जाएगा तो ये पैसा मिला था। ठीक है, तो आकस्मिक निधि नामे से पता चलता है आकस्मिकता निधि किसमें है तो 267 में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या संचित निधि किसमें है तो 266 में है। ठीक है, भारत का लोक लेखा की बात करें किसमें 266 के 2 में है। दो चलिए आगे में। चलेंगे, संसद के सत्र की बात करेंगे। संसद के सत्र में क्या होता है, सत्रावसान होता है तथा लोकसभा का विघटन होता है। ठीक है, दोनों का दोनों करने का काम किसका होता है, सत्रावसान कौन लोकसभा करते अध्यक्ष। हैं, लोकसभा अध्यक्ष। बहुत अच्छी जानकारी है आपकी। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए राष्ट्रपति। क्या है आगे। चलिए, अनुच्छेद 85 के 1 में क्या है, अनुच्छेद 85 के 1 में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक, ठीक है, 85 के 1 में राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक, ठीक है, हाँ प्रत्येक, क्या लिखा हुआ था यार, मिल नहीं रहा, प्रत्येक के बाद को क्या लिख दिया, प्रत्येक सदन को, अच्छा, प्रत्येक सदन को समय और स्थान अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे उचित शब्द है। ठीक है, संसद के दोनों सत्र के मध्य किसी भी स्थिति में 6 महीनों से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है, अर्थात वर्ष में न्यूनतम 2 बार ही संसद का सत्र आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ष में कितने बार संसद का सत्र आवश्यक है, तो कितने बार, 2 बार। ठीक दो है, ध्यान बार। में रखिए, कितना, 2 बार। ठीक है, 2 बार, वैसे 3 बार बुलाया जाता है संसद का सत्र, आप लोग जानते हैं। ठीक है, वैसे कम से कम 2 बार होना चाहिए। ठीक है, संसद का सत्र क्या होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, बजट सत्र जिसको बी बोलते हैं, मानसून सत्र जिसको एम बोलते हैं, ठीक है, विंटर सत्र जिसको डब्ल्यू बोलते हैं, तो बीएमडब्ल्यू से भी आप याद कीजिएगा, कार का नाम आता है। ठीक है, 3 प्रकार के सत्र के बारे में बात की गई है। कौन कौन सा सत्र है, तो संसद बजट के सत्र सत्र, का मानसून तात्पर्य सत्र। प्रथम बैठक में सत्तावसान के बीच के अवधि से है। साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद का सत्र आयोजित होता है। ठीक है, अब बजट सत्र कब से कब तक चलेगा, जिसमें बजट प्रस्तुत की जाएगी, फरवरी से फर- मई। फरवरी से। मानसून सत्र कब से कब तक चलेगा, जुलाई से। मानसून जुलाई से ठीक है, सितंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर, अभी तक कुछ दिन पहले तक चल रहा था, जिसमें कुछ लोग संसद भवन में घुस के उन्होंने क्या क्या वो क्या स्मोक बॉम्ब क्या क्या छोड़ दिया था। ठीक है, तो नवंबर से दिसंबर ये सत्र समाप्त हो गया। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में सत्र क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। कल 2 दिन पहले इसका आखिरी दिन था। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का सत्र याद रखें। बजट सत्र फरवरी से मई में बजट प्रस्तुत होता है, मानसून सत्र की बात करेंगे जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र की बात करें नवंबर से लेकर दिसंबर तक ये प्रस्तुत होता है। एक क्या होता है, लेम डक सत्र, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना, इस बैठक में जो सदस्य नई लोकसभा के लिए नहीं चुने जाते उन्हें लेम डक सत्र कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पुरानी लोकसभा के बाद जो नई लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसमें से देखिएगा नई लोकसभा के चुनाव जब होता है पुरानी लोकसभा के बाद, तो उसमें कुछ ऐसे भी सदस्य होंगे जो कि दोबारा निर्वाचित होकर आ जाते हैं ना। जैसे मान लीजिए 500 लोगों का चुनाव हुआ, तो जरूर ऐसे में 200 से 250 लोग ऐसे होंगे जो दोबारा फिर से निर्वाचित होकर आ गए। इसमें जो निर्वाचित होकर जो नहीं आते हैं, ठीक है, वो अंतिम बैठक जो होता है पुरानी लोकसभा का, उसको लेम डक सत्र कहते हैं, इनका विदाई हो जाता है। ठीक है, फिर दोबारा आ नहीं पाते हैं। ठीक है, समझ गए, तो लेम डक सत्र का मतलब यही होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये किसी भी सत्र का बजट मानसून शीतकालीन संविधान में कहीं भी कोई चर्चा नहीं देखने को मिला है। ठीक है, खुद ही मतलब ये नियम बनाया गया है। ठीक है, संविधान में कहीं भी कुछ आर्टिकल्स वगैरह इससे संबंधित आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, संविधान में केवल यही से सरकार एनुअल फाइनेंसिंग रिपोर्ट करेगी, राष्ट्रपति इसके लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे, बस इतना ही और कुछ नहीं है। ठीक है, स्थगन क्या होता है, स्थगन का मतलब होता है बैठक को अस्थायी तौर पे निलंबित कर देना, अस्थायी तौर पे नहीं, अस्थायी तौर पे क्या होगा, निलंबित कर देना। क्यों होता है स्थगन, तो स्थगन का प्रभाव सदन में विचाराधीन किसी भी सर विधेयक या प्रस्ताव आदि पे नहीं पड़ता। ठीक है, अगर स्थगन प्रस्ताव अगर लाया जाएगा तो कोई भी मतलब विधायक जो होगा उस पे उसका कोई भी मतलब प्रस्ताव पे कोई भी उसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अस्थायी तौर पर जैसे मान लीजिए कोई विधायक बिल सदन में पेश किया गया, जैसे नारी वाला विधायक का ही मतलब नारी बंधन योजना भी, नारी विधायक नारी बिल जो था बंधन। वही प्रस्तुत किया गया है। तो अगर सदन को अगर अस्थायी तौर पे अगर इसको स्थगन करेंगे तो ऐसा नहीं कि इसे बिल भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बिल रहेगा, जब सदन पे फिर बात होगी तो इस बिल पे बात कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सदन का पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित कर दे, किंतु सदन में उन्हें एकत्रित होने के समय में कोई घोषणा न करे। इस प्रकार स्थगन का अनिश्चित
अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है, इसको साइन टाई स्थगन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इनडिसिप्लिन कर रहा है, ठीक है, कोई मारपीट करने लगे, कुछ भी करने लगे, तो सदन के जो अधिकारी जो होते हैं, पीठासीन अधिकारी जो स्पीकर जो होते हैं, वो मतलब बोल देते हैं भाई साहब सदन को स्थगन किया जाता है, लेकिन ये नहीं बोलते सदन स्थगन फिर से कब शुरू किया जाएगा। कभी कभी बोलते हैं सदन को स्थगन किया जाता है फिर से, मतलब सोमवार को मतलब क्या सदन को बुलाया जाएगा। और कभी कभी वो बोल देंगे सदन को स्थगन किया जाता है, अब कब तक स्थगन किया जाएगा ये मतलब तय नहीं होता से कब तक स्थगन किया जाएगा। तो कभी कभी अस्थायी तौर पे, लेकिन दोनों कंडीशन में क्या होगा, एक कंडीशन में अस्थायी तौर पे होता है, ठीक है, कभी कभी समय ही नहीं फिक्स होता से कब बुलाया जाएगा, ठीक है। सदन का स्थगन 2 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए भी हो सकता है, 10 दिन के लिए भी हो सकता है, 20 दिन के लिए भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक सर 17वां क्या पीठासीन होता है। सर पीठासीन अधिकारी क्या होता है इसमें? पीठासीन अधिकारी स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर, ये नहीं जानते आप। पीठासीन यह अधिकारी तो जो बहुत सदन की कार्यवाही चला रहा है ओम उसको बिरला। बोलते हैं, ठीक है, उसको लोकसभा स्पीकर हो जाएगा। पीठासीन, अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो कोई भी हो सकता है। अगर स्पीकर इसलिए नहीं कहा गया कि पीठासीन अधिकारी स्पीकर के अलावा कोई भी हो सकता है, उपाध्यक्ष भी हो सकता है, सदन का कोई वरिष्ठतम सदस्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो भी सदन के उस समय कार्यवाही कर रहा है उसको पास ये पावर होगा सदन को स्थगन करने का, ठीक है। चलिए अब आगे सर 17वां सुनिए ना, क्या होता है। जो नहीं संसद का जो सुनेंगे, बोलिए सत्र है जल्दी। सर, अधिकतम हम्म, कितना टाइम्स वो आ सकता है? क्या। जो सत्र है संसद के, वो कितना हाँ, टाइम्स, मतलब मैक्सिमम टाइम तो कितना बार बोल आ तो दिए सकता है? 6 महीना से ज्यादा का अंतर नहीं होगा, मैक्सिमम 3 बार आता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 बार से भी कम भी नहीं होगा। ऊपर ही तो बताया, तो ध्यान से तो समझती नहीं है। संसद दोनों सत्र के मध्य किसी भी वो स्थिति में समझ 6 महीने है। से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, वर्ष में मिनिमम न्यूनतम 2 बार सर होना चाहिए। 2 से कम होगा, अब मैक्सिमम हाँ 3 बार ना। ठीक। हाँ, मैक्सिमम 3 बार, तो क्या ये नहीं बताया मैक्सिमम 3 बार, ध्यान कहाँ था। अब पंचायत में क्या होता है, पंचायत में मैक्सिमम 4 बार, ठीक है, पंचायत में 3 महीना से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। पंचायत में 3 महीना से ज्यादा का अंतर नहीं होना ऐसा। चाहिए, इसलिए साल में कितना बार हो जाएगा ना, साल में 4 बार हो जाएगा, ठीक है, पंचायत हाँ। वालों में। बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, ठीक है, 3 महीना से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ले पंचायत में 4 बार होता है, कम से कम 4 बार, ठीक है। कहाँ पे थे, सत्रावसान में थे। सत्रावसान का अर्थ संसद के किसी भी सत्र का समाप्त होना। सत्रावसान सदन में पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं कि बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्थगन कौन लाएंगे, पीठासीन अधिकारी। पीठा। सत्रावसान कौन लाएंगे, सत्रावसान की बात राष्ट्रपति। करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब विघटन क्या होगा, तब विघटन सत्तावसान से अलग होता है। सत्तावसान सदन के एक सत्र को समाप्त होता है, जैसे मान लीजिए चलेंगे, आप बोलेंगे चलो से मतलब क्या, बजट सत्र का सत्रावसान होगा, मतलब बजट सत्र पे आप दोबारा कोई चर्चा नहीं करेंगे, मानसून सत्र का सत्तावसान होगा, शीतकालीन सत्र का सत्तावसान होगा, ठीक है। अगर बात करेंगे स्थगन, स्थगन की बात करेंगे, जैसे बजट सत्र चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे स्पीकर जी का मूड खराब हो गया, बोल दिए पीठासीन अधिकारी का सर बजट सत्र को ना आज के लिए स्थगन किया जाता है, कल देखते हैं, ठीक है। तो उस दिन के लिए सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, कल मतलब बजट सत्र आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 17वां अगर करेंगे ना, तो 17वां में पूरा बजटेड सत्र की कहानी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर बाई द वे अगर विघटन कर दिए ना, तो विघटन में पूरा लोकसभा का ही कहानी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब नया लोकसभा बनेगा, फिर से प्रधानमंत्री, फिर से मंत्री, सब कुछ बनेंगे। तो 17वां स्थगन, और ठीक है, एक क्या था आपका, विघटन में। नहीं समझ में आया तो बताइए। तीनों कंप्लीट। स्थगन में क्या होगा, 2-4 घंटा, 5 दिन, 10 दिन के लिए, ठीक है, स्थगन होगा, ठीक है। और 17वां में क्या होगा, 17वां में सत्र ही समाप्त हो जाएगा, जब बजट सत्र समाप्त हो जाएगा, मानसून समाप्त हो जाएगा, 17वां, ठीक है। विघटन में क्या होगा, लोकसभा ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये और सब लोकसभा का विघटन ही कौन केवल करता है विघटन सर? होता है। विघटन कोई करता नहीं, विघटन प्राइम मिनिस्टर कहेंगे करने के लिए, ठीक है। एक तो विघटन 2 तरीके से होगी, एक तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए, ठीक है, जो समय जो दिया गया था, नई लोकसभा देश में चुनाव होगा, तो उस हिसाब से विघटन होगा। बीच में विघटन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं राष्ट्रपति को से भाई साहब मेरा काम साहब दोबारा देश में चुनाव करवा लीजिए, समय से पहले विघटन प्रधानमंत्री लिखित रूप से लिखित रूप से या फिर आई थिंक एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद राष्ट्रपति कर सकते हैं, या फिर एक कंडीशन और भी होगा, ठीक है, सरकार सरकार गिर जाती है, क्या हो जाएगी, सरकार की सरकार पर बहुमत खो देगी तो भी मतलब हो सकता है, ठीक है। तो इस सारा प्रक्रिया होगा, केवल लोकसभा का विघटन होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, सिर्फ लोकसभा विघटित की जाती है, ठीक है। और विधायक के मतलब क्या, लोकसभा, तो यहाँ पे मुझे ये समझाना, विघटन, सत्रावसान, स्थगन, समझ गया, नहीं बोलते था कोर्ट इज एडजर्न, ठीक है, 12 बजे से शुरू की जाएगी, अरे यही ना स्थगन होता है, कोर्ट में भी तो स्थगन जज के पास अधिकार है। अब नहीं बोलते रहता कोर्ट, द कोर्ट इज एडजर्न नाउ, नहीं कहते हैं,
अगली जी कार्रवाई सर। 12 बजे से शुरू की जाएगी। और सीधे अगर जज जी बोल सर। देता कोर्ट इज एडजर्न, ठीक है, तो अब पता नहीं चलता कब शुरू किया जाएगा। लेकिन उसे बोले 12 बजे से कार्रवाई, तो ये अस्थायी तौर पे होता है, ठीक है, अस्थायी तौर पे होता है, ठीक है। ये जो 17वां जो हो जाएगा ना, ये सत्र की समाप्ति हो स्थायी। जाएगी। और इसमें अब हाँ, लोकसभा का विघटन जो होगा ना, इसमें लोकसभा का ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब लोकसभा का राज्यसभा में विघटन क्या विघटन होता है? नहीं होता है। नहीं, लोकसभा राज्यसभा अस्थायी होता है, इसीलिए इसमें विघटन का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आप देखें लोकसभा का विघटन क्या होता है। तो देखेंगे जो विधायक लोकसभा में लंबित हो वे सभी व्यापगत अर्थात समाप्त हो जाता है। वो लोकसभा का विघटन होगा तो बहुत खराब चीज क्या क्या होता है, ये 17 वगैरह इस समय जो मतलब जैसे बजट सत्र का कुछ अगर विधायक अगर पारित हो गया तो अगला बार बजट सत्र में देखेंगे उसको समाप्त वगैरह नहीं होता, क्योंकि लोकसभा भी चल रहा है। लेकिन जब विघटन होगा तो उसका विधायक पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे देखेंगे क्या होता है, जैसे मान लीजिए पिछले सरकार की कुछ नीतियां रही, कुछ विधायक रही है, तो अगला सरकार आएगा तो दो काम कर सकते हैं, या तो उस पर सहमति दिखा सकता है फिर से उसको ला सकते हैं, या फिर पूरा खत्म कर सकता है। तो इसीलिए आप देखते हो कि जब सरकार चलती है तो पिछले वाला सरकार की सारा योजना को नई वाला सरकार क्या कर देती है, समाप्त कर देती है कि नहीं कर देती है। तो वैसा ही जी। कंडीशन में आप देखोगे तो इसमें दो तीन प्रक्रिया होती है। क्या क्या प्रक्रिया होती है इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखोगे से दो तीन चीज क्या होती है। जैसे इसमें जो विधायक लोकसभा में लंबित होते हैं वो सभी व्यापक तथा समाप्त हो जाते हैं, चाहे उनकी शुरुआत लोकसभा में हुई हो या फिर राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में पहुंचा है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में वो सारा चीज समाप्त हो जाए। लेकिन इसमें भी एक पेंच होता है, अगर कोई विधायक राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में पहुंचा है तो फिर वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोकसभा से पारित होने के बाद अगर राज्यसभा में पहुंचा तो भले ही विघटन होने के बाद सरकार अगर बदल जाए फिर भी वो समाप्त नहीं होता है, ठीक है। ज्यादा हो गया क्या, समझ में आ गया? जी सर। अगर कोई विधायक लोकसभा का विघटन अगर होगा, कोई विधायक अगर राज्यसभा से प्रस्तुत होकर लोकसभा में आया है तो विधायक समाप्त हो जाएगा, समझ रहे हैं? या फिर कोई भी विधायक पे बात विचार केवल लोकसभा में हो रहा था राज्यसभा में भी नहीं गया तो भी समाप्त हो जाएगा। या फिर कोई विधायक में बात विचार होने के बाद लोकसभा से राज्यसभा में चला गया तो वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। सर विघटन जब हो जाता है तो लोकसभा जब अथी हो जाता है तो राज्यसभा से आए चाहे लोकसभा से आए वो सब खत्म हो जाता है। हाँ ठीक है। जो विधायक लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है वो भी लोकसभा का विघटन होने पर बेहतर समाप्त हो जाती है। ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं पढ़ा था नहीं होता है। जो विधेयक राज्यसभा में शुरू हुआ है राज्यसभा में ही लंबित है तथा लोकसभा द्वारा पारित नहीं किए वो विघटन तो ये तो नहीं समाप्त होगा, ठीक है, ये वाला। अच्छा, मतलब इसमें जो लिखा है जो विधायक लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है वो भी लोकसभा का विघटन होने पे समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, मुझे उल्टा याद आ गया था, जो विधायक राज्यसभा में शुरू हुआ है और राज्यसभा में ही लंबित है तो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किए गए वो विघटन समाप्त नहीं होते, ठीक है। ये जरा हम देख लेंगे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। विधायक के संदर्भ में लोकसभा का विघटन के ऊपर है। लोकसभा जब विघटन होगा तो प्राइम मिनिस्टर के अलावा पूरा मंत्रिमंडल पूरा लोकसभा समाप्त हो जाएगा, फिर से चुनाव होगा देश में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर मान लीजिए लोकसभा का विघटन कई प्रक्रिया से होता है, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरा इसको समझिएगा, ठीक है। यदि कोई विधायक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए भेज दिया गया तो वो लोकसभा विघटन पे समाप्त नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों राज्यसभा भी पास कर दी, लोकसभा भी पास कर दी और राज्यसभा के पास मतलब गया सहमति के लिए, तो किसी भी परिस्थिति में वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और भी, जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया था किंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनः विचार के लिए लौटा दिया गया तो वो भी लोकसभा का विघटन पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। यदि किसी विधायक पर संसद के दोनों सदनों में ठीक गतिरोध रहा और राष्ट्रपति उसके संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने के लिए आज की सूचना दे दी है तो वो विधायक भी लोकसभा का विघटन पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इस सारे कंडीशन में समाप्त नहीं होगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, संसद का कामकाज, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, संसद के कामकाज कल के क्लास में देखेंगे, समझाएंगे संसद। इतना तो आप लोग को बहुत समझ आ जाएगा, आप लोग भी चुनाव तो लड़ सकते हैं, कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। संसद के कामकाज से लेके प्रश्न रहेगा, कल के क्लास में रहेगा। जो भी लोग नए हैं चैनल का लिंक ऊपर में पिन किया हो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये सारे पीडीएफ उपलब्ध है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ इसका ओरिजिनल पीडीएफ व्यवस्था करने का, मजा नहीं आ रहा है। जब मजा नहीं आता है तो फीलिंग भी नहीं आ रही है, ठीक है। याद रखिएगा जब ये बचपन में हम कितना लोग थे ना, एमबी का है तो सर, नया नया के पास है? ये 500 GB का है, ठीक है।
संसद के कामकाज से ओरिजिनल है तो सेंड कीजिए मुझे। ठीक है, संसद के कामकाज से कल की क्लास में हम लोग करेंगे। ये बहुत बड़ा बड़ा एमबी का है, ठीक है, मतलब 70 MB 75 MB ऐसे करके है। ओरिजिनल नहीं इसका है, किसी के पास है तो भेजिए। ओरिजिनल है मेरे पास, भेजते हैं। भेजिए। बहुत बहुत थैंक यू आपका इसके लिए।